नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फोरी में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी का जिनका मानस है, जो तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए सबसे पहले अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार मौका है आपके पास। हम कह सकते हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। अच्छे से तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए और अच्छे से मन से तैयारी करो। आप सारी तैयारी करो, आप फिजिकल की भी तैयारी करो, लिखित परीक्षा की भी तैयारी करो। हमने सारी वीडियो बता रखे हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है आपको, सारी प्रोसेस हमने बताई है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कौन व्यक्ति इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। ये बात भी जानना जरूरी है एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। दोस्तों, आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करने से ये समझ लेना जरूरी है कि इसमें योग्य कौन नहीं है। हो सकता है कि उसमें हम भी आते हों, तो फिर आप तैयारी क्यों करें, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता देखें। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस आप तभी चयन करना जब आपके इसके लिए परफेक्ट फिट हो, मतलब कोई भी अयोग्यता आप में नहीं हो। तो एक एक चीज को हम बता रहे हैं। देखो, कौन व्यक्ति इसमें अयोग्य माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर हम इसमें 6 पॉइंटों पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं 6 पॉइंट हैं हमारे। 6 पॉइंट के बारे में आपको एक एक को बताऊंगा मैं, अलग अलग क्या है वो जानना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं कि किसी भी ऐसे पुरुष या महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला हो, ठीक है। कह रहे हैं कि एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसके एक से ज्यादा पति है, या कोई आदमी है, लड़का है, उसके एक से ज्यादा पत्नी है, तो उसको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही में छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो, तो ऐसा करने के लिए विशेष आधार है। यानी कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये मानना है कि इसमें अभी छूट नहीं है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई कि एक से ज्यादा पत्नी है तो आपको इसमें योग्य नहीं माना जाएगा, एक से अधिक पति है तो भी आपको योग्य नहीं माना जाएगा। आगे देखिए, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 1/6/2002 को या उसके बाद में 2 से अधिक संतान हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। समझ गए। यदि आपके 2 से अधिक संतान हैं 2002 को या उसके बाद में, समझ गए, 2 से ज्यादा संतान है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। 2 से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह 1/6/2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। समझ गए बात को। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किंतु किसी एक के पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं, तो वहां पर बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। यानी किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निषक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। तो ये आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको 2 संतान आपकी हो, इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप योग्य नहीं हैं। ठीक है। आगे इसमें बता रहे हैं कि कानूनी रूप से किए गए पुनर्विवाह उपरांत जन्मी प्रथम संतान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यदि आपने कानूनी तौर पर दोबारा शादी की है और उससे जो संतान हुई है उसको आप, यदि ऐसा है तो आप नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माने जाओगे, आप योग्य हैं। आगे कह रहे हैं, यहाँ पर आगे देखिए, चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको विवाह पंजीयन करवाना बिल्कुल कंपलसरी है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा। यानी आपको ये काम नहीं किया है तो आप करवा लें, और बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आगे करें कि किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है। तो यदि आपने विवाह के समय दहेज लिया है तो आपको इसके लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ये बात भी आपको क्लियर समझ लेनी है। कह रहे हैं कि इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबंध एक्ट 1961 में आपको दिखाया गया है। ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि आयोग या भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है। कई बार क्या होता है, कोई जैसे मान लो नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई जैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अभी जैसे आपको पता है कि बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर, रीट के एग्जाम में या कई एग्जाम्स में पकड़े जाते हैं लोग, तो उनको वंचित कर दिया जाता है एग्जाम से, या तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या कई बार हमेशा के लिए कर दिया जाता है। तो उसके लिए है ये। आगे कह रहे हैं, आपका लास्ट पॉइंट है,
आपराधिक प्रकरणों में लिप्त या आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण यदि नियुक्ति के संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक के तहत में यदि निर्देशों के अनुसार पुलिस मुख्यालय पर स्तर गठित समिति के निर्णय उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में आप यदि ओके हैं, कोई आपके पास आपराधिक तथ्य वगैरह नहीं, छुपाने का कोई मामला है, या फिर आपके कोई आपराधिक प्रकरण नहीं चल रहे हैं, उस किसी भी आपराधिक प्रकरण में आप लिप्त नहीं हैं, तो आप वहां से आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ये चीज़ लानी होगी, तभी जाकर के आप इसके लिए योग्य माने जाओगे, नहीं तो आप अयोग्य माने जाओगे दोस्तों, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 6 पॉइंट थे नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप में से यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप इसका पहले से निस्तारण करके चलें, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे करके दोस्तों हमने इसमें सारी जानकारी दी है, तो क्रम से आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपको पूरी प्रोसेस मिल जाएगी। और कोई भी सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे, कोई भी जानकारी और कोई भी अपडेट होगी तो इस चैनल पर हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।